आज हम भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वायुमंडल के बारे में चर्चा करेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में चर्चा करेंगे। वायुमंडल क्या है, वायुमंडल का निर्माण किस प्रकार से हुआ, वायुमंडल के घटक कौन कौन से हैं और वायुमंडल का लाभ कौन कौन सा है, और वायुमंडल का जो क्रमिक विकास हुआ उसके बारे में महत्वपूर्ण चर्चा आप लोग से होगी। वायुमंडल जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग वायुमंडल के बारे में समझ लेते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर अगर हम देखते हैं तो वायु, जलवाष्प और धूल कणों का जो आवरण है, संयुक्त रूप से जो आवरण पाया जाता है, इसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो वायुमंडल है ये मुख्य रूप से वायु से यानी विभिन्न प्रकार के गैसों से बना हुआ है। इसके अलावा जलवाष्प से मिलकर बना हुआ है, इसके अलावा धूल कण से मिलकर बना हुआ है। इसी को हम लोग संयुक्त रूप से वायुमंडल कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो वायुमंडल का निर्माण 3 घटकों से हुआ है, 3 फैक्टर इसमें हैं। एक तो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। अगर हम लोग गैसों में देखा जाए, जो डिफरेंट टाइप की गैसें हैं, तो वायुमंडल के जो निचले सतह पर भारी गैसें पाई जाती हैं। कई गैसें हैं इसमें निचले सतह पर भारी गैसें मिलेंगी, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस मिलेगी। वहीं हल्की जो गैसें होती हैं, जैसे हीलियम गैस है या नियान गैस है या क्रिप्टॉन गैस है, जो हल्की गैसें हैं ये वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। यदि हम लोग देखा जाए विभिन्न गैसों में अगर मात्रा के दृष्टि से देखा जाए तो लगभग नाइट्रोजन गैस 78.3% भाग पर पाई जाती है, यानी वायुमंडल के कुल हिस्से का नाइट्रोजन का हिस्सा 78.3%, ऑक्सीजन का 20.94%, यानी लगभग 21% ऑक्सीजन और लगभग 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसके अलावा जो आर्गन गैस है वो 0.93% और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो 0.04% पाई जाती है। इसके अलावा जो अन्य गैसें पाई जाती हैं बहुत अल्प मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे हीलियम है, क्रिप्टॉन है, ओजोन गैस है, जेनान गैस है, नियान गैस है। तो ये कई गैसें पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो मुख्य जो गैसें हैं लगभग 99% जो भाग है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में। और ये चूँकि भारी गैसें हैं तो ये वायुमंडल के निचले भाग में ही पाई जाती हैं। अगर हम वायुमंडल की ऊंचाई देखा जाए तो वायुमंडल की ऊंचाई अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिया है, लेकिन माना जाता है लगभग 11,000 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल पाया जाता है। लेकिन जो वास्तविक वायुमंडल है वो 15 से 20 किलोमीटर ऊंचाई तक ही पाया जाता है। उसके ऊपर का जो वायुमंडल है वो काफ़ी विरल हो जाता है, उसका हम लोग बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें नाइट्रोजन गैस के बारे में। नाइट्रोजन गैस पेड़ पौधों के लिए आवश्यक एक गैस है। वहीं जो ऑक्सीजन गैस है वो सभी जीवों और वनस्पतियों के लिए आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा कि जो ऑक्सीजन गैस होती है वो सभी जीवों और वनस्पतियों के लिए ज़रूरत होती है। जो भी जीवित है, चाहे जीव है, चाहे पेड़ है, पौधे हैं, सबको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन गैस की। तो ऑक्सीजन गैस जीवों के साथ साथ वनस्पतियों के लिए भी ज़रूरी है। सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि दिनों में जो पेड़ पौधे होते हैं ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। लेकिन इसके विपरीत रात में अगर हम लोग देखते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं पेड़ पौधे। तो इसीलिए हम लोग कभी कभी कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, निकालते हैं और ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं, जबकि दिन में ये ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस है, किसी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो कोई चीज़ जलेगी नहीं। आर्गन गैस, जैसा हम लोग बताया, आर्गन गैस एक अक्रिय गैस है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में पाई जाती है, लगभग 0.04% भाग। लेकिन ये पृथ्वी के मौसम और जलवायु के परिवर्तन में इसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी अल्प मात्रा में वृद्धि होने से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यद्यपि पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरा नहीं कर पाएंगे, अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे, यानी पेड़ पौधे सूख जाएंगे। यद्यपि आवश्यक गैस है, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या होने के कारण इसको हम लोग प्रदूषणकारी गैस मानते हैं। एक गैस जो पाई जाती है, ओजोन की चर्चा बहुत होती है। ओजोन मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है वाली गैस है। ये जो ओजोन है, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी हुई गैस है और ये अत्यंत जहरीली गैस होती है और तीव्र गंध वाली गैस होती है। इसकी जो सबसे अधिक सांद्रता है वो 15 से लेके 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है और यह एक जहरीली गैस होती है। और इसकी अल्प मात्रा भी मानव के शरीर के अंदर अगर चली जाए, जीवों के अंदर चली जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन
इसकी एक खास बात क्या है, कहा जाता है जहर जहर को काटता है, लेकिन ओजोन जो सूर्य से आने वाली जो खतरनाक विनाशकारी अधिक ऊर्जा या अधिक ऊष्मा वाली जो पराबैंगनी विकिरण होती हैं, अल्ट्रावायलेट विकिरण होती हैं, उनका अवशोषण कर लेती हैं। कहा जाता है कि यदि अल्ट्रावायलेट विकिरण, पराबैंगनी विकिरण जो सीधे धरातल पर पहुंच जाएं तो पृथ्वी का तापमान बढ़कर 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, इतनी ज़्यादा ऊष्मा वाली होती हैं ये जो विकिरण होती हैं, पराबैंगनी होती हैं। और पृथ्वी एक जैविक भट्ठी के रूप में, एक बायोलॉजिकल हम लोग फर्नेस के रूप में बदल जाएगी और पृथ्वी पे जीवन ही असंभव हो जाएगा। और जब अगर ये विकिरण सीधे जीवों पर पड़ती हैं तो कैंसर जैसी बीमारियां व्यापक स्तर पे होंगी। और सबसे अधिक प्रभावित हम देखते हैं कैंसर से प्रभावित जो देश होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। इसके अलावा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के आसपास के देशों में कैंसर की समस्या बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ओजोन का क्षरण ज़्यादा अधिक हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं जो ओजोन गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसकी मात्रा तो ज़्यादा नहीं है लेकिन इसका महत्व तो ज़्यादा है। अब एक चर्चा हम करेंगे जो वायुमंडल का एक अन्य घटक है जलवाष्प, जिसको वाटर वेपर कहा जाता है। जलवाष्प वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है जो वायुमंडल में वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पहुंचता है। वाष्पीकरण का मतलब होता है, इवापोरेशन का मतलब होता है जब सूर्य के विकिरण के द्वारा जब किसी जलीय भाग से जलवाष्प कन्वर्ट होकर वायुमंडल में पहुँचे तो इसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे मान लो समुद्र से, नदी से, महासागरों से जब जल भाप बन के जाता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। और एक प्रक्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन, जिसको ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। जब पेड़ पौधों की पत्तियों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसके जब पानी वायुमंडल में पहुंचता है तो इसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो वायुमंडल में पानी दो रूपों में पहुंचता है, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। वाष्पीकरण के द्वारा लगभग 86% और लगभग 14% वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में पानी पहुंचता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से लेकर 4% के बीच हो सकती है, लेकिन इसमें अधिकांश जो जलवाष्प है ये वायुमंडल के निचले भाग यानी क्षोमंडल में ही पाया जाता है। क्षोमंडल के निचले भाग में ही पाया जाता है। कहा जाता है कि 2 किलोमीटर ऊंचाई तक ही लगभग 50% जलवाष्प मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो जलवाष्प की मात्रा रेगिस्तानी क्षेत्र होगा वहाँ वायुमंडल में कम होगा, जबकि समुद्री क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में अधिक होगा। जलवाष्प जहाँ पृथ्वी पे वर्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है, वहीं जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है, अर्थात पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में भी इसका योगदान है। जैसे पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हो जाती है अगर जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। एक और घटक की चर्चा हम लोग करते हैं धूल कण, जिसको हम लोग डस्ट पार्टिकल बोलते हैं। पृथ्वी की वायुमंडल में एक महत्वपूर्ण घटक होता है धूल कण, जो वायुमंडल में मुख्यतः 1-1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक ही मिलता है। धूल कणों से आशा है सूक्ष्म कणों से जो सामान्यतः आंखों से नहीं देखा जा सकता, सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, माइक्रोस्कोप वगैरह से देखा जा सकता है। तो धूल कण कई प्रकार के हो सकते हैं। ये बालू के कण हो सकते हैं, नमक के कण हो सकते हैं, पराग कण हो सकते हैं, उद्योगों से निकलने वाली कालिक हो सकती है, कोयले का कण हो सकता है, मिट्टी का कण हो सकता है। तो कई प्रकार के कण हो सकते हैं। ये सूक्ष्म कण होते हैं जिनको साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो धूल कण वायुमंडल के निचले भाग में 1.5 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसके ऊपर लगभग नहीं पाए जाते हैं। इनकी जो खास बात होती है, जो ये सूर्य से आने वाली सूर्य की जो विकिरण होती है उसमें जो प्रकाश होता है उसका स्कैटरिंग कर देते हैं, बिखेर देते हैं, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है ये सूर्य की जो विकिरण है उसके स्कैटरिंग के कारण होता है। ये धूल कण ही ये कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ सूर्य की विकिरण का परावर्तन कर देते हैं। जो इसका मुख्य कार्य होता है, जो धूल कण होते हैं ये आर्द्रताग्राही नाभिक का काम करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करते हैं। और इन्हीं धूल कणों के चारों ओर जो जल की बूंदें होती हैं वो इकट्ठा होती हैं। जो जलवाष्प वायुमंडल का होता है इन्हीं के चारों ओर यानी जो धूल कणों के चारों ओर इकट्ठा होकर जल बूंद का निर्माण करता है। ऐसा माना जाता है कि ये अगर धूल कण नहीं होते तो जल बूंदों का निर्माण ही नहीं हो पाता, और जल बूंदों का निर्माण नहीं हो पाता तो पृथ्वी पर वर्षा संभव नहीं हो पाती। तो धूल कणों का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसीलिए जब कभी कभी कृत्रिम वर्षा करवाना होता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या नमक के कणों का छिड़काव वायुमंडल में किया जाता है कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए। तो धूल कण अगर नहीं होते तो वर्षा संभव नहीं हो पाती। इसके अलावा अगर वायुमंडल में धूल कण नहीं होते तो सूर्य के जो विकिरण है उसका स्कैटरिंग नहीं होता, प्रकीर्णन नहीं होता, जिस कारण जो सूर्य का जो आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, या सूर्योदय के समय या गोधूल के समय जो रंग दिखते हैं, लाल रंग दिखते हैं या अन्य कलर जो दिखता है वो हमको नहीं दिखाई देता। तो धूल कणों का अपने आप में महत्व है। तो इस प्रकार हम लोग वायुमंडल के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए कि आखिर वायुमंडल से हमारा लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है। तो हम आपको बता दें कि जीवन के लिए आवश्यक जो ऑक्सीजन गैस है वह वायुमंडल से ही हमको मिलती है। पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हमको प्राप्त होता है।
अगर प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती तो पृथ्वी पे पेड़ पौधों का विकास संभव नहीं था। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो मानव जीवन संभव नहीं था, जीवों का संभव नहीं था। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करते हैं। अगर पराबैंगनी विकिरण आती तो पृथ्वी का एक तो टेम्परेचर अधिक बढ़ जाता, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता। उसके अलावा अगर सीधे विकिरण पड़ती तो कैंसर जैसी बीमारियां भी होती। तो वायुमंडल उसका भी अवशोषण करता है। जो समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, इसका अवशोषण करती है। तो सौर विकिरण का अवशोषण करता है। ये सौर विकिरण का वायुमंडल अवशोषण करता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कंबल की तरीके से कार्य करता है, जिसके कारण जो पृथ्वी के दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं आता है। अगर वायुमंडल नहीं आता तो दिन में तापमान पता लगता है कि 1000 हो गया, 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, वहीं रात में तापमान -500 600 चला जाता तो जीवन असंभव हो जाता। तो ये जो वायुमंडल है ये सूर्य से आने वाली जो विकिरण है उसका अवशोषण करता है और पृथ्वी के तापमान को सामान्य बनाए रखता है। कुछ पौधे जैसे दलहन के पौधे हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, अपने भोजन के निर्माण को करते हैं। वायुमंडल कई पौधों के बीजों और फूलों का परागण की क्रिया होती है, परागकण की क्रिया होती है, उसको फैलाने में मदद करते हैं। ध्वनि तरंगों का संचरण करते हैं। अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो संचार प्रवाह नहीं हो पाता, मोबाइल, टीवी, रेडियो नहीं चल पाता, क्योंकि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है जो हमको वायुमंडल प्रदान करता है। वायुमंडल के दबाव के कारण ही जो ब्लीडिंग हम लोग बचते हैं। अगर वायुमंडल नहीं होता तो हमारे शरीर का सारा ब्लड ही निकल जाता, क्योंकि वायुमंडल हमारे ऊपर दबाव डालता है। और कई कीड़ों और पक्षियों के उड़ने में मदद भी करता है। वायुमंडल के जो धूल कण होते हैं, हम आपको बताया कि आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य करते हैं। अगर ये नहीं होते तो जलबूंदों का निर्माण नहीं होता और वर्षा असंभव हो जाती पृथ्वी पर। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल का हमारे जीवन में या पृथ्वी पे विभिन्न जीवों और पौधों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अब एक बात आती है कि वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ। तो वायुमंडल का निर्माण एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये करोड़ों वर्षों पहले इसका निर्माण हुआ और लंबी प्रक्रिया के बाद ये वायुमंडल का निर्माण हुआ। जो पृथ्वी पे वायुमंडल पाया जाता है, तो हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं कि वायुमंडल के निर्माण प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे जो प्रारंभिक चरण है, कहा जाता है जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो यह एक गर्म पिघला हुआ गोला था जो मोल्टन वाल थी, और इस समय पृथ्वी की सतह पर लगातार जो क्रिया हो रही थी वो ज्वालामुखी की क्रिया हो रही थी। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे और इन विस्फोटों से कुछ गैसें बाहर निकल कर आईं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, अमोनिया गैस है, जलवाष्प है, हाइड्रोजन गैस है। ये सब गैसें निकल कर आईं। लेकिन हम आपको बता दें कि प्राथमिक वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं था। तो ये गैसें निकली और जो प्रथम जो हम लोग कह सकते हैं प्रीमिटिव और एटमॉस्फेयर का निर्माण किया। तो ये ज्वालामुखी की क्रिया के दौरान जो निकलने वाली गैसें थी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, नाइट्रोजन था, अमोनिया था, जलवाष्प और हाइड्रोजन जैसी गैसों के कारण हुआ। और अभी ऑक्सीजन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, क्योंकि पेड़ पौधों का विकास अभी पृथ्वी पर नहीं हो पाएगा। ये करोड़ों साल पहले की बात है। अगर हम लोग द्वितीय चरण की बात करते हैं तो पृथ्वी के निर्माण के बाद पृथ्वी क्या होता है, धीरे धीरे ठंडी होने लगती है और वायुमंडल के जो जलवाष्प होते हैं, जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलते हैं, ज्वालामुखी क्रिया से जो निकलते हैं जलवाष्प, ये वायुमंडल में क्या हो जाते हैं, जलबूंद में बदल जाते हैं, बादल के रूप में बदल जाते हैं। और इससे क्या होता है, लगातार करोड़ों वर्ष तक वर्षा चलती रहती है। पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष तक वर्षा चलती रहती है और इस कारण पृथ्वी की सतह पर समुद्र और झीलों जैसे जलीय निकायों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार पृथ्वी पर एक जल चक्र स्थापित हो जाता है, जिससे वायुमंडल अधिक स्थिर होने लगता है। तो ज्वालामुखी की क्रिया दौरान जो जलवाष्प निकले थे उससे बादलों का निर्माण होता है, जलबूंदों का निर्माण होता है और पृथ्वी पर व्यापक स्तर पर वर्षा होती है। अगर हम तृतीय चरण की बात करें तो पृथ्वी धीरे धीरे क्या होती है, प्रकाश संश्लेषी जैसे जो जीव होते हैं, जैसे नील हरित शैवाल हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं और कुछ पौधे उत्पन्न होते हैं। और इन जीवों ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है से ऑक्सीजन बनाना शुरू करते हैं, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है। और आगे चलकर हम बता दें कि ऑक्सीजन से ही ओजोन गैस का निर्माण होता है। जैसे हम जानते हैं कि
जो ऑक्सीजन से ही ओजोन गैस का निर्माण हुआ। और जैसे ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है और ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु मिल जाते हैं तो ओजोन गैस का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो वायुमंडल का निर्माण हुआ एक प्रक्रिया के दौरान हुआ, एक लंबी प्रक्रिया के दौरान हुआ। और वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं, जो मुख्य गैसें पाई जाती हैं, ये 2 प्रकार की गैसें होती हैं। एक हम कहते हैं स्थिर गैसें या अस्थायी गैसें। इनका जो अनुपात होता है हमेशा स्थिर रहता है, ज़्यादा इनमें अंतर नहीं आता है। जैसे 3 गैसें स्थिर गैसें मानी जाती हैं, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन गैस आपको बता दें कि लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक ही पाई जाती है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है ये भी स्थिर गैस है, ये लगभग 120 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। और तीसरी जो स्थिर गैस है वो आर्गन गैस है, ये अक्रिय गैस है। अस्थिर गैसें या अस्थायी गैसें जिनका परिवर्तन होता रहता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, मीथेन गैस है, ओजोन गैस है। इनकी मात्रा समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है वायुमंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड भी लगभग 90 किलोमीटर ऊंचाई तक ही ये पाई जाती है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो वायुमंडल का निर्माण है ये विभिन्न गैसों के साथ साथ धूल कणों और जलवाष्प से मिलकर हुआ है। कुछ चर्चा हम आप लोग से थोड़ी सी सामान्य चर्चा और हम बता दें वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल का लगभग 97 जो % भाग है वो लगभग 29-30 किलोमीटर ऊंचाई तक ही पाया जाता है। यानी लगभग 97% भाग केवल 29 किलोमीटर ऊंचाई तक ही पाया जाता है। बाकी हम लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3% भाग ही जो शेष ऊंचाई में पाया जाता है। तो इसका मतलब अधिक ऊंचाई जाने पर वायुमंडल काफ़ी विरल हो जाता है, जिसकी चर्चा हम आप लोग से वायुमंडल की संरचना का जो दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें हम करेंगे। वायुमंडल में गैसों की अगर हम अध्ययन की शुरुआत किया जाए कि विभिन्न गैसों के अध्ययन की शुरुआत कब होती है, तो 18वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तब होती है जब 1752 में कार्बन डाइऑक्साइड की खोज होती है। और इसकी जो खोज करते हैं जोसेफ ब्लैक नामक जो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक होते हैं, जोसेफ ब्लैक ने किया कार्बन डाइऑक्साइड की खोज 1752 में। तभी से वायुमंडल के बारे में अध्ययन शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा जो रदरफोर्ड ने 1772 में नाइट्रोजन गैस की खोज की, यानी जो डेनियल रदरफोर्ड थे स्कॉटलैंड के, ये भी थे 1772 में नाइट्रोजन गैस की खोज करते हैं। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन तब आता है जब ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक करते हैं। ये यूनाइटेड किंगडम के होते हैं, 1874 में करते हैं। इसके अलावा जो ओजोन गैस की खोज होती है, इसकी खोज करते हैं चार्ल्स फैवरी और हेनरी बोसॉन। हेनरी बोसॉन जो होते हैं ये दोनों फ्रांस के होते हैं, 1913 में खोज करते हैं। एक बार पुनः बता दें कि ओजोन गैस की जो खोज करते हैं चार्ल्स फैवरी और हेनरी बोसॉन जो फ्रांस के होते हैं 1913 में। तो इस प्रकार विभिन्न गैसों की खोज की शुरुआत हम लोग कर सकते हैं 18वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। जिसमें जो पहली गैस की खोज होती है 1752 में कार्बन डाइऑक्साइड की खोज, जिसकी खोज करते हैं जोसेफ ब्लैक जो स्कॉटलैंड के होते हैं। इसके अलावा जो डेनियल रदरफोर्ड होते हैं ये भी स्कॉटलैंड के होते हैं, 1772 में ये खोज करते हैं नाइट्रोजन गैस की। और ऑक्सीजन गैस की खोज जोसेफ प्रिस्टले जो यूके यूनाइटेड किंगडम के होते हैं 1874 में। और ओजोन गैस की खोज जो करते हैं चार्ल्स फैवरी और हेनरी बोसॉन जो फ्रांस के हैं ये करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एक कभी कभी चर्चा अंतरिक्ष की होती है, स्पेस की होती है। तो स्पेस माना जाता है कि जो 100 किलोमीटर ऊंचाई के जो ऊपर का जो क्षेत्र है पृथ्वी के, उसको हम लोग अंतरिक्ष मानते हैं, स्पेस मानते हैं। एक चर्चा होती है, मैं आप लोग को बता दूं, कार्बन रेखा की चर्चा होती है। तो पृथ्वी और वायुमंडल का जो बाह्य अंतरिक्ष है, आउटर जो स्पेस है, के मध्य एक काल्पनिक रेखा है, ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग कार्बन रेखा कहते हैं। कार्बन रेखा कहते हैं जो समुद्र तल से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसके ऊपर का भाग अंतरिक्ष मान लिया जाता है और नीचे का भाग पृथ्वी का वायुमंडल माना जाता है। इसका नामकरण अगर हम लोग देखें तो जो एरोस्पेस के अग्रणी थे थियोडर वान कार्बन के नाम पे पड़ा। ये यूएसए के वैज्ञानिक थे जो हंगरी मूल के थे, हंगरी देश के जन्म हुआ था, लेकिन नागरिकता इनकी यूएसए की हो गई थी। तो इसकी जो खोज किया था कार्बन थियोडर वान कार्बन ने किया था। कार्बन ने, तो इन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया कार्बन रेखा, जो एक काल्पनिक रेखा है जो 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। वायुमंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे कार्बन रेखा मिलती है। तो इस तरीके से आप लोग से जो चर्चा की वो वायुमंडल के बारे में चर्चा की है। आपको हम बता दें कि वायुमंडल में सामान्यतः हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं क्षोभ मंडल में तो टेम्परेचर घटता जाता है और लगभग 165 मीटर ऊंचाई जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है क्षोभ मंडल में। अगला जो हम आपको वीडियो बनाएंगे पार्ट 2 वायुमंडल का बनाएंगे, उसमें हम विभिन्न प्रकार की जो इसकी परतें पाई जाती है वायुमंडल में नीचे से ऊपर जाने पे प्रभाव क्या पड़ता है उसकी हम लोग से चर्चा करेंगे। ऊपर से नीचे जाते हैं तो रासायनिक और भौतिक रूप से परिवर्तन क्या होता है और कौन गैसें पाई जाती हैं, किस प्रकार की लेयर पाई जाती हैं, इसका क्या लाभ है, इसकी चर्चा हम आप लोग से अगले वीडियो में करेंगे। तो आज आप लोग से जो हमने पार्ट 1 में वायुमंडल के पार्ट 1 में चर्चा की वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल के हम आपको पुनः बता दें 3 घटक होते हैं,
विभिन्न प्रकार की गैसों के साथ साथ जलवाष्प और धूल कणों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरीके से जो आज की चर्चा हुई वायुमंडल के बारे में, आपको बता दें कि वायुमंडल में जो भारी गैसें होती हैं वो निचले वायुमंडल में पाई जाती हैं और जो हल्की गैसें होती हैं वो ऊपरी वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो जो पार्ट 2 में हम चर्चा विस्तार से इसकी और हम करेंगे। और हम आपको बता दें कि जो वायुमंडल के निर्माण की प्रक्रिया रही है करोड़ों वर्षों में पूरी हुई है। करोड़ों वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ है। इसके निर्माण प्रक्रिया में करोड़ों वर्ष लग गए हैं और अभी भी इसके जो निर्माण प्रक्रिया चल रही है, यानी विभिन्न घटकों का कोई चीज़ घट रही है वायुमंडल में, कोई चीज़ बढ़ रही है। जैसे वर्तमान में हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, वही ओजोन जैसी गैसों की मात्रा का क्षरण होने से उनकी गैसों की मात्रा ओजोन की घट रही है। तो इस तरीके से हम आप लोग से जो चर्चा की वो आप लोग को वायुमंडल के बारे में, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो।